सो हेलो एवरीवन, सैयद कुमैल हेयर। तो आज मैं आपको एक ऐसे रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर एक एयरप्लेन के अंदर ब्लास्ट होता है और फिर भी वो प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से लैंड कर जाता है। तो यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और ये विकिपीडिया से ली गई है। और यकीनन ये वीडियो आने के बाद आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज के एपिसोड 3 का क्या हुआ। तो असल में उसकी रिसर्च और स्क्रिप्ट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है और जो वीडियो क्लिप्स और फोटोज मैं अपनी वीडियो में यूज करता हूँ उन्हें भी ढूंढने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उस वीडियो को आने में तकरीबन 10 दिन या 2 हफ्ते लग सकते हैं। और यकीनन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा चेकिंग होती है, तो कोई इंसान बॉम्ब कैसे लेकर जा सकता है। तो इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो कहानी स्टार्ट होती है दिसंबर 11 1994 से, यानी कि 11 दिसंबर 1994 से। फिलीपींस एयरलाइन फ्लाइट 434 मनीला से टोक्यो जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन पहले वो मनीला से सेबू जाने वाली थी और फिर वहां से टोक्यो जाने वाली थी, ताकि मनीला के पैसेंजर्स को सेबू में उतारा जा सके और फिर सेबू से कुछ जापानीज पैसेंजर्स को लेकर टोक्यो यानी जापान जाया जा सके। और उस फ्लाइट के अंदर एक बंदा सवार था जिसका नाम था रेमजी यूसुफ। यही वो बंदा था कि जिसने उस फ्लाइट के अंदर ब्लास्ट किया था और ये एक आतंकवादी था। और कहा यह जाता है कि इसकी माँ का भाई शेख मोहम्मद है जो ओसामा बिन लादेन का करीबी साथी है। अब एयरपोर्ट पे चेकिंग के वक्त रेमजी यूसुफ एक फेक पासपोर्ट और फेक आईडी के साथ क्लियर करार दे दिया जाता है। और वो जो फेक पासवर्ड वो यूज करता है वो था अरमेल्डो फॉर्लैनी के नाम पे। ये एक इटालियन शख्स था। फ्लाइट में सारे पैसेंजर्स सवार हो जाते हैं और फिर फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। और उसके बाद फिर रेमजी यूसुफ उस फ्लाइट के बाथरूम में जाता है, अपने जूते निकालता है और अपना हैंड बैग निकालता है और फिर वो अपने जूतों के अंदर से बैटरीज, वायर्स और बॉम्ब बनाने की अदर इंस्ट्रूमेंट्स निकालता है। और फिर वो अपने बैग से एक शेविंग क्रीम निकालता है और उसका सिर्फ डब्बा ही शेविंग क्रीम का था, असल में उसके अंदर लिक्विड एक्सप्लोजिव्स शामिल थे। और फिर वो अपना बॉम्ब बनाता है और उसके अंदर जो टाइमर वो लगाता है वो 4 घंटे का लगाता है, क्योंकि ये फ्लाइट 4 घंटे बाद ही टोक्यो पहुंचने वाली थी। उसका मकसद जापानीज लोगों को और जापानीज एयरपोर्ट पे ब्लास्ट करने का था। और फिर वो आतंकवादी बाथरूम से वापस आ जाता है और फिर वो एयर होस्टेस से विंडो सीट 26K मांगता है। ये सीट वो इसीलिए मांगता है क्योंकि इस सीट से सारे के सारे वायर्स कनेक्ट थे जो पूरे जहाज को कंट्रोल कर रहे थे। और फिर वो सीट के नीचे अपना बॉम्ब लगाता है और उसके बाद फिर ये फ्लाइट सेबू पहुंच जाती है और फिर रेमजी यूसुफ सेबू के ऊपर उतर जाता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन वो फ्लाइट 38 मिनट्स लेट हो गई थी। इसका मतलब ये था कि वो बॉम्ब जापान से 38 मिनट्स पहले ही फट जाने वाला था। और फिर एग्जैक्ट 11:43 के ऊपर वो बॉम्ब फट जाता है और सीट पे जो बंदा बैठा हुआ था उसका धड़ बीच में से अलग हो जाता है, यानी कि उसका जिस्म 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। और उस सीट के थ्रू ही सारे के सारे वायर्स जा रहे थे। तो एक वायर जहाज के कंट्रोलर का भी था, तो वो वायर भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज का कंट्रोल आउट होने लगता है। और उस वक्त उस जहाज को कैप्टन एडुराडो रईस ने संभाला हुआ था। उसके साथ ऑफिसर जेमी हरेरा भी थे और उसके साथ फ्लाइट इंजीनियर डेक्स्टर कोमेंडेडोर भी थी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर धमाका हुआ तो सारे के सारे पैसेंजर्स क्यों नहीं मारे गए, सिर्फ जो सीट पे बैठा हुआ था उसका धड़ अलग हो गया। आसपास के जो लोग बैठे हुए थे आसपास की सीट्स के ऊपर उनको नुकसान हुआ, तो पूरा का पूरा जहाज ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अगर उस सीट के ऊपर कोई भी पर्सन ना बैठा हुआ होता तो वो लिक्विड एक्सप्लोजिव ज्यादा दूर तक फैल पाता, लेकिन क्योंकि उस सीट के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था तो जिसकी वजह से ज्यादातर डैमेज उसी बंदे को हुआ। और ये तो सिर्फ एक टेस्ट था। जी हाँ, ये सिर्फ एक टेस्ट के लिए किया गया था। इनका असल मकसद तो 11 फ्लाइट्स को पूरा का पूरा तबाह करना था, जिस मिशन के अंदर 4000 लोग मारे जाते अगर वो सक्सेसफुल होता तो। अब क्योंकि जहाज सही सलामत था तो जहाज के कैप्टन कांटेक्ट करते हैं ओकिनावा के नाहा एयरपोर्ट से कि उन्हें वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए।
लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग का उन्हें मना कर दिया जाता है क्योंकि उस टाइम पे और भी जहाज़ों ने लैंड होना था और वहाँ से टेक ऑफ भी करना था। लेकिन किस्मत का खेल है कि ओकिनावा के अंदर यूएस मिलिट्री बेस भी था जहाँ उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाज़त भी दे दी जाती है और फिर यूएस मिलिट्री बेस के ऊपर वो जहाज़ सही सलामत लैंड हुआ। 272 पैसेंजर्स और 20 क्रू मेंबर्स सरवाइव कर गए और फिर कुछ देर बाद 12:45 पे वो जहाज पूरे तरीके से ब्लास्ट कर गया। लेकिन ये तो सिर्फ एक टेस्ट किया गया था कि आतंकवादियों का लिक्विड एक्सप्लोजिव को एयरपोर्ट से जहाज तक लेके जाने का मिशन सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। क्योंकि ये सक्सेसफुल हो गया था तो अब उन्होंने अपने अगले मिशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था जिसका नाम था ऑपरेशन बुजिंका। इसके अंदर पॉप जॉन पॉल को मारना था जो हेड थे कैथोलिक चर्च के, और इसके अंदर बेसिकली 5 आतंकवादी हिस्सा ले रहे थे और उनमें से 2 थे रैमजी यूसुफ और अमीन शाह। ये दोनों उस हमले के मास्टरमाइंड थे और अगर ये 11 की 11 यूएस एयरलाइंस ब्लास्ट कर जाती तो 4000 पीपल मारे जाते और यूएस से अगर यूरोप की तरफ या अफ्रीका की तरफ या एशिया की तरफ अगर फ्लाइट जा रही होती है तो बीच में बहुत ही बड़ा समंदर आता है, यानी कि यूएस से यूरोप के बीच में कोई भी कंट्री नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाज इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं कर पाता और समंदर के अंदर गिरकर तमाम पैसेंजर्स की मौत हो जाती। और उन आतंकवादियों के मिशन का एक पार्ट था कैसना, जो कि छोटे जहाज होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, उन्हें CIA हेडक्वार्टर्स में ब्लास्ट करवाना। लेकिन होता क्या है कि जिस घर के अंदर इस बॉम्ब को बनाने की प्लानिंग चल रही थी कि बॉम्ब को किस तरह बनाया जाएगा, तो जरा सी मिस्टेक की वजह से उस घर में जरा सी आग लग जाती है और जिसकी वजह से बारूद की बदबू बाहर जाने लगती है और जिसकी वजह से उस इलाके के लोग रिपोर्ट कर देते हैं पुलिस को और फिर पुलिस उस घर के अंदर छापा मारती है। 6 जनवरी 1995 को मनीला में डोना जोसेफा अपार्टमेंट्स के अंदर और उन सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लेती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो पहला वाला ब्लास्ट हुआ उसे भी रोका जा सकता था, सिर्फ एयर होस्टेस की एक जरा सी गफलत थी जिसकी वजह से वो ब्लास्ट पॉसिबल हो पाया। तो उस एयर होस्टेस की गफलत ये थी कि रैमजी यूसुफ बार बार सीट चेंज करने का बोल रहा था और उसके अलावा रैमजी यूसुफ टोक्यो जाने के लिए रवाना हुआ था लेकिन वो सेबू में उतर गया था, यानी कि जिस एयरपोर्ट में उसने जाना था वो वहां पे भी नहीं उतरा था। तो अगर ये दोनों चीजें स्टाफ मेंबर्स और उस एयर होस्टेस ने उसी टाइम पे नोट कर ली होती तो शायद वहीं पर रैमजी यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया जाता और 4 घंटे से पहले ही उससे सच उगलवा लिया जाता और फिर उस बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सकता था। लेकिन किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और इस तरीके की स्टोरीज मैं पहले भी बना चुका हूँ जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाकर इन वीडियोस को भी इंजॉय कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती रहेंगी इस चैनल पे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।